तो हम लोगों ने समझा कि किस तरह से एयर का मूवमेंट होता है और एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है और वापस कैसे एयर बाहर आता है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म हम लोगों ने समझा और एक एक पार्ट को समझा कि एक एक पार्ट क्या काम करता है। नॉस्ट्रिल एयर को एंटर करने के लिए स्पेस देता है, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल और बाकी पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ताकि वो हमारे लंग्स तक ना पहुँचे, नहीं तो हमको बहुत सारी परेशानी होगी। ठीक है। एंड देन क्लीन एयर नसल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स तक आता है और फेरिंग्स के आगे फिर दो रास्ते हो जाते हैं। एक होता है हमारे हवा की नली, एयर पाइप, और दूसरी है फूड पाइप यानी ईसोफेगस। और उन दोनों के बीच में एक फ्लिप लाइक, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर जो हवा की नली को या एयर पाइप को ढकता रहता है। जब हम लोग खाना खाते हैं या पीते हैं तो सीधे खाना हमारा फूड पाइप में चला जाता है, इससे जो सटा हुआ है, और ये ढक देता है हवा की पाइप को, है ना, जिसको कि हम लोग ट्रैकिया या लैरिंक्स बोलते हैं। और उसके बाद क्या हो रहा था कि देन ये ट्रैकिया में जैसे ही हवा आती है, ट्रैकिया वाइब्रेट करता है। हम लोग जब मूवमेंट करते हैं, गर्दन को हिलाते हैं, बोलते हैं, तो उससे क्या होगा, हवा आती है और इसमें वाइब्रेशन होता है ट्रैकिया में, और उसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके आगे ट्रैकिया स्पेस भी देता है कि एयर जो है नीचे तक जाए। फिर हमारा मतलब ये जो ट्रैकिया में बोल रहा हूँ, लैरिंग्स जो है वॉइस क्रिएट करता है। फिर आगे का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसको ट्रैकिया बोलते हैं, और वो ट्रैकिया एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है और स्मूथ मसल से बना हुआ है। उसके चारों तरफ रिंग जैसे स्ट्रक्चर हैं जिसको कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। ये लगभग 20 होते हैं संख्या में, 20 रिंग होते हैं इसके चारों तरफ, सी आकार के, है ना, कंप्लीट राउंडेड नहीं होते हैं, सी शेप के होते हैं, और इस पे रहते हैं, इसको स्ट्रेंथ देते हैं ताकि, और साथ ही साथ इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है हमारा ट्रैकिया और कार्टिलेज रिंग, जिसकी वजह से हवा मूव करती है। ठीक है। तो विंड पाइप या ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, उसमें कार्टिलेज रिंग इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मूवमेंट में हेल्प करता है। देन एयर हमारा आगे बढ़ता है और कहाँ पे, दो ब्रांचेस में हो जाता है। ये हमारा मेन एक ट्रैकिया जो था, अब दो पाइप, पतले पतले पाइप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया। फिर जब लंग्स में इंटर करता है, लंग्स वाले स्पेस में, मस्कुलर स्ट्रक्चर में जब ये ब्रोंकाई इंटर करता है तो उसके और फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, और हर एक ब्रांचेस से कई सारे छोटे छोटे बलून लाइक फर्दर और ब्रांचेस होते हैं, उसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हवा के छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स बन गया, जो फर्दर ब्रांचेस हुए हैं ब्रोंकाई के, और हर एक ब्रोंकियोल्स के टिप पे बहुत सारे गुच्छे में मतलब एक ढेर जैसे रहता है, अंगूर के दाने का गुच्छा रहता है, उस तरह के ढेर सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रोंकियोल्स के टिप पे, हर एक ब्रांचेस के टिप पे। ये मिलियंस की संख्या में होता है, और यही हमारा एल्वेलाई जो है बेसिक यूनिट है हमारे लंग्स का। हमारे लंग्स का जो एब्जॉर्प्शन या गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो यहीं से होता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि एल्वेलाई इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लंग्स। दिस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो हवा में ऑक्सीजन है या CO2 है, कब एक्सहेल करना है, मतलब हवा बाहर निकालना है यानी CO2 निकालना है, कब ऑक्सीजन लेना है, तो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में या ब्लड में हमारे आता है, वो एल्वेलाई के सरफेस के थ्रू ही होता है। ठीक है। और ये एल्वेलाई सबसे बेसिक यूनिट है हमारे लंग्स का। अब उसके बाद हम लोग बेसिकली सारी चीज़ें जानते हैं कि हमारे चेस्ट कैविटी में, यानी हमारे छाती वाले रीजन में, चेस्ट वाले रीजन में ये हमारे लंग्स पाए जाते हैं। एक राइट हैंड साइड में होता है और एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक हड्डियों के ढांचे से घिरे रहते हैं। एक स्केलेटल सिस्टम है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे लंग्स बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन के लिए ये रिब्स के अंदर मतलब रिब्स इनको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। और रिब्स के केज के अंदर ये एडजस्ट रहते हैं। ठीक, तो रिब्स इनको प्रोटेक्शन का काम करता है। रिब्स के जो बीच की हड्डी है ये तो साइड बोन है, और बीच की जो हड्डी होती है उसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं या चेस्ट बोन बोलते हैं, जिससे सारे रिब्स के कनेक्शन होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चेस्ट बोन है जो एकदम मिडिल में होता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं
ये सबसे हार्डेस्ट बोन सबसे तो नहीं, मतलब काफ़ी स्ट्रांग बोन होता है। तो इसी से सारे जो हमारे रिब केज के बोन कनेक्टेड रहते हैं और बीच में स्पेस रहता है, और उसी स्पेस वाले एरिया में हमारे दोनों लंग्स रहते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मोटा सा मस्कुलर लेयर होता है, एक मोटा सा मसल का लेयर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ये सारी चीज़ें आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे इन सब टर्म्स को। तो डायफ्राम एक मोटा सा मस्कुलर लेयर होता है जो क्या करता है, एक बेस देता है, ठीक है, एक बेस देता है ताकि उस पर हमारा जो रिब्स है और हमारे जो लंग्स है रिलाई कर सकें, मतलब यहीं पे टिके रह सकें। और इसके नीचे का एरिया हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि स्टमक और बाकी पार्ट्स आते हैं जो डाइजेशन के पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये चेस्ट को और नीचे एब्डोमिनल एरिया को अलग अलग सेपरेट करता है हमारा डायफ्राम। और इनमें कुछ मूवमेंट्स होता है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं CO2, तो किस तरह से रिब्स का मूवमेंट होता है, लंग्स का मूवमेंट होता है, और डायफ्राम किस तरह से हेल्प करता है ब्रीथिंग प्रोसेस में। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। अभी ब्रीथिंग होता कैसा है ये भी हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ब्रीथिंग दो तरह से होता है। पहला होता है इनहेलेशन इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन, और टेकिंग एयर इनसाइड द लंग्स इज नॉन एज इनहेलेशन, ठीक है ना, सिंपल। टेकिंग एयर इनसाइड द लंग्स इज नॉन एज इनहेलेशन, यानी फेफड़ों में हवा अंदर की तरफ लेना इनहेलेशन कहलाता है, ठीक। तो ब्रीथिंग का एक प्रोसेस है। अब इनहेलेशन में क्या होता है इसको सिंपल समझते हैं। ये हमारा एयर आ रहा है, ठीक है, एयर यानी ऑक्सीजन आ रहा है, मान रहे है ना, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन ये ब्रोंकियोल्स के थ्रू एल्वेलाई तक पहुंच रहा है। और जैसे ही एयर आ रहा है हमारे लंग्स जो है फूल जाएंगे, जितना उनका कैपेसिटी है उतने वो फूल जाएंगे। जो लंग्स जब हम लोग हमारे फूल जाते हैं, हम लोग हवा खींचते हैं अंदर की तरफ, तो आप महसूस करेंगे कि हमारे जो ये रिब्स है ऊपर की तरफ हो जाते हैं, है ना। जैसे आप अंदर की तरफ आप खुद अभी करके देखेंगे कि जब लंबी सांस खींचेंगे तो आपके लंग्स फूल जाएंगे मैक्सिमम जितनी उसकी कैपेसिटी है, और जो हमारे रिब्स मसल है वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, है ना। और डायफ्राम जब हमारे लंग्स फूल जाते हैं तो नीचे की तरफ थोड़ा फैल जाते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़े से थैले जैसे हैं, तो इसमें हवा जब भर जाती है, मान लीजिए बलून जैसे हैं, तो जब हवा भर जाती है तो थोड़े नीचे की तरफ भी फैल जाते हैं हमारे लंग्स। जब नीचे की तरफ फैल जाते हैं तो हमारा ये जो डायफ्राम मस्कुलर लेयर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है ना, इसके फूलने की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं एक्स्ट्रा जब हवा भर जाती है, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं, तो उस समय हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है और हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सांस अंदर लेते समय हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है बढ़ जा रहा है, लंग्स का जो साइज है वो बढ़ जा रहा है जितना उनका मैक्सिमम कैपेसिटी है, और नीचे की तरफ भी आ जा रहे हैं इनके फूल जाने से क्या हो रहा है, हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ थोड़ा चला जाता है और हमारे रिब्स ऊपर की तरफ, ठीक। तो डायफ्राम नीचे की तरफ, हमारा जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ, और हमारे लंग्स फूल जाते हैं। ये प्रोसेस होता है इनहेलेशन में, जब हम लोग अंदर की तरफ एयर को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक। तो ये इनहेलेशन प्रोसेस हो गया। फिर दूसरा क्या है, एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस का मतलब सांस बाहर की तरफ छोड़ना, यानी जो CO2 या वेस्ट मटेरियल है गैसियस फॉर्म में वो बॉडी के बाहर निकालना। तो बॉडी बाहर कहाँ से निकलेगा कि जो सारा ब्लड आएगा हार्ट के द्वारा, जिसमें ढेर सारा CO2 रहेगा, वो यहाँ पहुँचेगा एल्वेलाई के पास, ठीक है। और एल्वेलाई जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा, सारा CO2 निकालेगा। अब सारा CO2 जब निकालेगा तो CO2 ऊपर रिवर्स प्रोसेस होने लगेगा, जो ऑक्सीजन आ रहा है अब यहाँ से CO2 जा रहा है, और ये CO2 वाला एयर जो है बाहर निकल जाएगा,
तो जैसे इनहेलेशन हो रहा था उसका रिवर्स होगा। अब रिवर्स होगा तो क्या होगा कि हमारा जो लंग्स था वो फूला हुआ था, बहुत स्वेलिंग था, कम्प्लीटली मतलब फूला हुआ था, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर कह सकते हैं। और जैसे ही ये सारा CO2 जो बॉडी में बना था वो बाहर निकलेगा तो हमारे लंग्स जो होंगे सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, ये सिकुड़ जाएंगे तो ये नॉर्मल जितने जहाँ पर है इनका पोजीशन थोड़ा उससे क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, है ना, थोड़े से वो ऊपर हो जाएंगे, सिकुड़ कर श्रिंक कर जाएंगे, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम एयर क्या हो गया, निकल गया बाहर, तो सिकुड़ जाएंगे। जब ये सिकुड़ जाएंगे तो हमारा रिब्स जो होगा क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे रिब्स थोड़े नीचे की तरफ हो जाते हैं और जो हमारे लंग्स होते हैं सिकुड़ जाते हैं। अब जब लंग्स सिकुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, डायफ्राम वापस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हमारे लंग्स को धकेल देगा, ठीक है। तो हमारे जब लंग्स में एयर कम रहता है, यानी कि एयर जब बाहर छोड़ते हैं हम लोग, तो लंग्स हमारे श्रिंक कर जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं, और उस कंडीशन में हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। सांस बाहर छोड़ते समय डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और हमारे रिब्स जो हैं, जो छाती की हड्डी है, वो नीचे की तरफ, और सारा एयर इस मूवमेंट की वजह से बाहर निकल जाता है, जिसमें ढेर सारा CO2 गैस होता है। और उसके रिवर्स में इनहेलेशन हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जैसे एयर आएगा, ढेर सारा हम लोग एयर लेंगे, सांस इनहेल करेंगे तो हमारा लंग्स फूल जाएगा तो ये हमारे लंग्स नीचे की तरफ आ जाएंगे फूल के, तो नीचे की तरफ आएंगे तो इसको डायफ्राम को नीचे धकेलेंगे, तो डायफ्राम हमारा नीचे हो जाएगा और रिब्स हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हम लोग सांस ले पाते हैं, ब्रीथिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ह्यूमन में एक अच्छा खासा सिस्टम बना हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, और इनका जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे डायफ्राम नीचे आ रहा है, रिब्स ऊपर जा रहा है, और लंग्स हमारे श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, मतलब एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस वजह से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर से, है ना। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन छोटे ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो गैस का एक्सचेंज होता है मेनली किस प्रोसेस के द्वारा होता है, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो स्मॉल एनिमल्स या स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, या बाकी जो छोटे एनिमल हैं अमीबा वगैरह, उनमें सिंपल मैकेनिज्म है गैस के एक्सचेंज का, डिफ्यूजन प्रोसेस, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, ठीक। यहाँ पे भी डिफ्यूजन हमारा होता है एल्वेलाई के सरफेस से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन रोल अदा करता है वो हमारा ये रिब्स का मूवमेंट, डायफ्राम का मूवमेंट, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। तो ऐसा सिस्टम बाकी छोटे ऑर्गेनिज्म या प्लांट में नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्लांट्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक। इसमें ह्यूमन में काफ़ी एडवांस सिस्टम है जो चीज़ों को काफ़ी ईजी बना देता है, और ब्रीथिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो इसको तो इनहेलेशन में क्या होता है कि हमारे लंग्स, फिर इसको लिख के अच्छे से शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, अगर कन्फ्यूजन आपको रहता है तो, कि इनहेलेशन जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। अब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो डायफ्राम, जो हमारा नीचे का मस्कुलर लेयर है, डायफ्राम मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ चला जाता है, मूव्स डाउन, डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ चला जाता है। और रिब्स, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो याद रखिए हमेशा उसकी उल्टी दिशा में रिब्स, हमारे छाती की हड्डी जो जाती है, तो रिब्स मूव्स अप, ठीक। तो ये 3 मूवमेंट होते हैं इनहेलेशन के समय। ढेर सारा एयर हमारे लंग्स में भर जाता है, फूल जाता है हमारा लंग्स, और डायफ्राम, लंग्स नीचे की तरफ फूल जाते हैं तो इसलिए हमारा डायफ्राम नीचे धंस जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है, और रिब्स हमारे ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये होता है इनहेलेशन प्रोसेस में।
ठीक। अब दूसरा ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन में यानी कि सांस बाहर छोड़ना, एयर को बाहर की तरफ थ्रो आउट करना थ्रू नोस्ट्रल्स। अब एक्सहेलेशन यानी जो हवा थी हमारे लंग्स में वो बाहर फेंक दी गई, तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सिकुड़ जाते हैं, एक लिमिट तक कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे लंग्स जो नॉर्मल फूले रहते हैं वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जब लंग्स सिकुड़ जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, और उसकी वजह से हमारा जो डायफ्राम होगा वो क्या होगा? डायफ्राम मूव्स अप। तो जब इसको डायफ्राम को स्पेस मिलेगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो रिब्स मूव्स डाउन। तो इन मूवमेंट की वजह से ये जो बड़े लेवल पे मूवमेंट होते हैं जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं सिंपल सी एक्टिविटी करके अपने बॉडी पर, इन मूवमेंट की वजह से ही गैस का एक्सचेंज बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही तेज़ी से और अच्छे से हो जाता है ह्यूमन बॉडी में या बहुत सारे मैमल की बॉडी में। ठीक है, और यही चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ये सिस्टम एब्सेंट होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में। दैट्स वाई वहाँ पे सिंपल मैकेनिज्म बस इन्वॉल्व होता है गैस के एक्सचेंज के लिए, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ह्यूमन में डिफ्यूजन भी होता है, वो भी, लेकिन ये भी होता है, ये बड़े लेवल पे होता है मूवमेंट, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर जो गैसेस होती हैं यहाँ पे आ जाती हैं एल्वेलाई के पास, और फिर एल्वेलाई के पास आने पे डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस या तो अंदर जाती हैं लंग्स में या तो बाहर चली जाती हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक क्या रह गया? ठीक है, सारा चीज़ हो गया। हाँ, लंग्स जो हमारे होते हैं, ये तो ब्रीथिंग हो गया। ब्रीथिंग में दोनों ही स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये नहीं कि केवल इनहेलेशन को हम लोग ब्रीथिंग बोलेंगे, एक्सहेलेशन को नहीं, दोनों ही प्रोसेस मिलकर ब्रीथिंग होती है। ठीक है, तो लंग्स का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लंग्स जो होता है हमारे स्मूथ मसल से बना होता है, सॉफ्ट टिश्यू से होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और हमारा जो लंग्स है इसका अगर हम लोग रफ डायग्राम बनाएं, ठीक है, इसका हम लोग अगर रफ डायग्राम बना रहे हैं, मान लेते हैं हमारे दो लंग्स हैं और ये ब्रोंकाई का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे विंड पाइप से कनेक्टेड है। अब लंग्स हमारा दो लेयर से बना होता है, ठीक है, दो पतले लेयर से उसका एक आउटर कवरिंग होता है। ठीक, और ये हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, उसके अंदर की संरचना के बारे में समझ रहे थे। तो हमारा लंग्स जिस टिश्यू से बना होता है वो दो लेयर का होता है। ठीक, और वो लेयर का नाम क्या होता है? प्ल्यूरा मेम्ब्रेन, PLEURA, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्ल्यूरा मेम्ब्रेन से हमारा लंग्स बना होता है, ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, तो ये डबल लेयर्ड होता है स्ट्रक्चर, दो लेयर होते हैं प्ल्यूरा मेम्ब्रेन के, इन दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड होता है। ठीक है, प्ल्यूरल लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? वो जो प्ल्यूरा मेम्ब्रेन से जो हमारा लंग्स बना होता है, लंग्स का बाहरी बाउंड्री वो प्ल्यूरा मेम्ब्रेन है, और वो डबल लेयर के बीच में जो स्पेस है उसमें एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज प्ल्यूरल लिक्विड या फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो प्लूरल लिक्विड या फ्लूइड, वो प्लूरल लिक्विड या फ्लूइड जो होता है क्या करता है? हमारे लंग्स के जो मेम्ब्रेन है उसको सूखने नहीं देता, उसको हमेशा सॉफ्ट रखता है। अगर ये प्लूरल मेम्ब्रेन का मात्रा कम हो जाता है तो हमको चेस्ट में, लंग्स में बहुत जलन फील होती है, दर्द होता है। तो लंग्स हमेशा मॉइस्ट रहने चाहिए,
मॉइस्चराइज रखने चाहिए, और उसी के लिए ये प्लूरल फ्लूइड हमारे लंग्स के प्लूरल मेम्ब्रेन के लेयर के बीच में पाया जाता है, ताकि ये हमेशा सॉफ्ट रहे। उसके साथ साथ लंग्स में हमारे म्यूकस भी थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, जो हमारे लंग्स को क्या करता है, सॉफ्ट रखता है और साथ ही मॉइस्ट रखता है। मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है, हमारे लंग्स ड्राई नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद छोटी सी एक और चीज़ है, उसके बाद ये रेस्पिरेशन टॉपिक ह्यूमन का एंड हो जाएगा। हाँ, अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग पूरा सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, यही प्रोसेस चलता रहता है, तो एक टर्म आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडू का मतलब होता है बचा कुचा। ठीक है, तो उसी से बना है वर्ड रेजिडुअल, और वॉल्यूम मतलब आयतन, किसी चीज़ का वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, इसका अर्थ ये है कि जब हम लोग बहुत पूरे फोर्स के साथ क्या करते हैं, बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, योगा कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, और लंबी सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ, तो क्या पूरा का पूरा एयर बाहर निकल जाता है? तो नहीं, बहुत सारा एयर हमारे लंग्स में बचा रहता है, और उसी एयर की मात्रा को, उसी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर एक्सहेलेशन ऑफ द एयर। ठीक है, तो हम लोग एक्सहेलेशन जब कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में एयर का कुछ मात्रा बचा रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, नॉर्मल जो डिफ्यूजन प्रोसेस एल्वेलाई के सरफेस पे और गैस का एक्सचेंज बॉडी में धीरे धीरे होता रहता है। ठीक, तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स का क्या होता है? 1000 से 1200 ml यानी लीटर। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो यानी 1 लीटर से 1.2 लीटर, इतना एयर। लीटर में जनरली हम लोग गैसेस को मेजर करते हैं, तो 1 लीटर से लगभग 1.2 लीटर के आसपास एयर हमारे लंग्स में मौजूद रहता है। जब हम लोग बहुत तेज़ी से सांस बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, तो हमको लगता है कि कुछ भी एयर नहीं बचा है, तो बाकी हमारे अंदर के ऑर्गन कैसे बिना ऑक्सीजन के काम कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होगा, हमारे लंग्स में लगभग 1 से 1.5 लीटर ऑक्सीजन बचा रहता है, और वही जो है उस समय क्या करता है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता रहता है। और हमारे लंग्स का जो फुल कैपेसिटी है, वो एक टाइम पे कितना एयर को ले सकता है जब फूल जाता है, मैक्सिमम उस अगर देखा जाए तो वो होता है 6000 ml, 6000 ml, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 6 लीटर। यानी हमारे लंग्स में मैक्सिमम 6 लीटर ऑक्सीजन, अगर एडल्ट की बात की जा रही है, बच्चों की बात नहीं की जा रही। एडल्ट यानी जो 18 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं, तो ऐसे लड़के लड़कियां जो हैं, उनमें मैक्सिमम लंग्स में अगर सांस भरेंगे हम लोग, तो 6 लीटर तक का कैपेसिटी होता है लंग्स में एयर भरने का। ठीक है, और ये भी एडल्ट का ही केस है, जो भी 18 साल या उससे ऊपर का है, तो उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है, यानी सांस बाहर छोड़ने के बाद भी लंग्स में जो एयर बचा रहता है, दैट इज नॉन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो 1 लीटर से 1.2 लीटर के आसपास होता है, जिसको ml में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो वैल्यू है 1 लीटर से इतना या 6 लीटर, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी है। लंग्स कैपेसिटी यानी इतना एयर एक बार में भर सकता है एडल्ट में, लेकिन ये वैरी भी करता है, एक समान नहीं होता है सभी में कि एग्जैक्टली यही आएगा। मतलब जेंडर पे डिपेंड करता है, लड़का है कि लड़की है, या फिर एज क्या है, एज डिफरेंस क्या है ना, और फिजिकल एक्सरसाइज कैसा करता है, या किस तरह का उसका वर्क है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क वाला उसका काम है कि बैठने आराम वाला काम है, तो इस तरह के, और फूड हैबिट क्या है, क्या खान पान है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें, ये जो वैल्यू है थोड़ी सी वेरी होती रहती है, एग्जैक्टली ये नहीं मैच करती, लेकिन एक राउंड फिगर का बात करें तो लगभग इतना डाटा आता है कि हमारे लंग्स जो होते हैं एडल्ट में, अधिकतर एडल्ट में 6 लीटर तक का ऑक्सीजन भर सकते हैं अपने अंदर, और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ देते हैं तो बचा हुआ एयर जो रहता है हमारे लंग्स में, वो 1 लीटर से 1.2 लीटर के आसपास के रेंज में होता है। ठीक है, तो
ये हमारा हो गया लंग्स के बारे में बातचीत। और इस तरह से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर हो गया। जो बेसिक चीज़ें आपके सिलेबस में दी हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। और अब हम लोग नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा रेस्पिरेशन ओवर हो गया विद दिस टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ओके, थैंक यू।